हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल मिशन बीपीएससी। आज हम बिहार का इतिहास के स्रोत चैप्टर नंबर 1 करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है। तो चंदेश्वर। ये क्वेश्चन जो है ना 60 से 62वां बीपीएससी 2017 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लेखक कौन हो गए? चंदेश्वर। चंदेश्वर जो है ना वो मिथिला राजा तिरहुत प्रमंडल मिथिला राजा के मंत्री थे चंदेश्वर। और उन्होंने अपनी राजनीति रत्नाकर में राज के ब्रह्म नीति के आधार पर मंडल सिद्धांत को बताया था। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है यदि आप पढ़े हैं तो बना सकते, नहीं तो नहीं बना सकते हैं। तो अब ये ऐसा है, प्राचीन इतिहास से कुछ है तो ये क्वेश्चन का अच्छा, ये 41 का क्वेश्चन का जो इसमें कलेक्शन कराया गया बहुत अच्छा क्वेश्चन कराया गया है। ठीक है ना, तो इसी में देखिए चंदेश्वर के बारे में पूछा। तो ये क्या है ना, मिथिला राजा के मंत्री हैं जो जिनकी रचना है, अपनी रचना में राजनीति रत्नाकर में राज्य के ब्रह्म नीति के आधार पर मंडल सिद्धांत को बताया। और यह जो मंडल सिद्धांत है ना, 60 गुण्य सिद्धांत और साम दाम दंड भेद के उपाय का प्रयोग का परामर्श देता है। ठीक है, आप भी पढ़े होंगे साम दाम दंड भेद, तो ये इसके बारे में बताया गया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत इजी है, ये 63वां बीपीएससी में पूछा था। कौटिल्य का पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित? देखिए अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, इसका नाम जैसा लग रहा है कि इकोनॉमिक्स है, लेकिन याद रखिएगा कि ये शासन के सिद्धांत चाणक्य जो है ना वो बताया है कि एक राजा में क्या क्या गुण होना चाहिए और वो कैसे शासन करता है। और जो यूपीएससी की जब ट्रेनिंग होती है लवासना में, तो ये चाणक्य का ही अर्थशास्त्र वहाँ भी पढ़ाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है द्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो मौलिक कवि। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये 2017 में पूछा। यानी कि देखिए 2017 में यहाँ से जस्ट 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया। बीपीएससी का एक ट्रेंड रहा है, एक बार जैसे हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, कभी ज्योग्राफी से और देखिए जैसे पिछला साल हिस्ट्री से पूछा है तो अभी ज्योग्राफी से या इकोनॉमिक्स से। तो देखिए जस्ट अभी पहले फर्स्ट चैप्टर से ही 2 क्वेश्चन आ गया है। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए पाटलिपुत्रा में तो चूंकि मौर्य की राजधानी ही है। बराबर का गुफा, बराबर से तो बराबर गया के पास जगह है, तो वहाँ से भी पता चलता है। राजगिरी उसकी राजधानी रही है। राजगिरी भी पहले राजधानी था ना, मगध की राजधानी। तो इस सब जगह से इसका पता चलता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका डी आंसर हो जाएगा। बिहार के गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो मनेर के तामपत्र। तो देखिए मनेर जगह है ना, तो ये जो है ना बाबर भी इस जगह पे गया है। अपना जो आत्मकथा लिखा है तुजुके बाबरी, जिसका अनुवाद अबुल फजल अकबर ने कराया था, तो उसमें भी लिखा गया कि मैं मनेर गया था। वहाँ या मनेर का मकबरा है, बड़ी दरगाह, तो वहाँ पे वो जाता है और मत्था टेकता है, तो उसका वर्णन है। तो मनेर मतलब बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। छठा क्वेश्चन है कि बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये तुर्क राजवंश जो है वो तुगलक राजवंश से आएगा। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? ठीक है, ये देखिए इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है। बिहार के किस क्षेत्र से बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो ये तिरहुत जो प्रमंडल है बिहार में। मैंने जब मैप कराया था तो मैं बताई थी ना, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, फिर है आपका सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये तिरहुत प्रमंडल आज का है। ठीक है, तो जो बसातीनुल उन्स है एक मूल्यवान स्रोत है, ये तिरहुत प्रमंडल के बारे में बताता है। ठीक है, बिहार आने वाला प्रथम चीनी यात्री का, महत्वपूर्ण चीनी यात्री का, देखिए फाहियान भी आया है। ठीक है, चंद्रगुप्त ये द्वितीय के समय आया था मतलब गुप्त काल में। फिर युआन चुआंग है, इतिसिंग है, ये सभी आए हैं। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो मुल्ला तकिया जो है वो विदेशी यात्री है। निम्नलिखित यूरोपीय यात्री में बिहार कौन नहीं आया है?
तो देखिए फ्रांसीसी वर्णीय नहीं आया है, ठीक है, ये जो है ना ये नहीं आया है, फ्रांसीसी वर्णीय नहीं आया है। बाकी मैनरिक आया है, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी। पीटर मुंडी तो पहला अंग्रेज है जो बिहार में आता है। अगला क्वेश्चन है कि बाहरी स्थाने गैबी किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? मिर्जा नाथन की रचना है। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो भग्नावशेष हैं, यात्रा वृत्तांत है, अभिलेख है, सिक्के है, धार्मिक ग्रंथ है। तो यानी ये इसमें ना 1 2 3 4 5 सा भी हो जाएगा। भग्नावशेष भी है, ठीक है, जो कुछ अवशेष मिले हैं ना उसको बोलते हैं भग्नावशेष। यात्रा वृत्तांत है, जैसे देख रहे हैं ना अभी ऊपर क्वेश्चन हमने किया है कि फैयान है, युवान चौवांग है, इत्सिंग है, तो ये सब आते हैं तो बुक्स लिखते हैं। जैसे फैयान बोल रहा है कि अपने सीयू की में पाटलिपुत्रा को बहुत सुंदर शहर बताया, लेकिन ये जो ह्यूएन आएगा गुप्त काल में तो उस समय पाटलिपुत्रा बिल्कुल उजड़ा हुआ दिखता है। मतलब कि अब क्या है, पाटलिपुत्रा धीरे धीरे समाप्त तो हो रहा है। कृष्णगुप्त ये सब जो राजा हैं गुप्त काल के, तो उसको उजड़ा हुआ शहर बताता है, ठीक है। तो पूछता है कि किसने बहुत अच्छा शहर बताया? तो फैयान। और किसने उजड़ा हुआ शहर बताया? तो ह्यूएन। प्राचीन बिहार के इतिहास के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो ये तो मैंने करवा दिया, इसका डी होगा। प्राचीन देखिए क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन पाटलिपुत्रा के संबंध में जानकारी के स्रोत क्या हैं? देखिए ये भी क्वेश्चन ईजी है, जस्ट ऊपर वाला ही क्वेश्चन का रिपीट, यानी 12 और 13 एक ही जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखिए बिहार के में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो पाटलिपुत्रा है ऐसे तो मिला ही। एक बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में पाटलिपुत्रा के कोई अवशेष क्यों नहीं पाए जाते हैं, मतलब उसके मकान वगैरह के साथ। तो देखिए उसमें लकड़ी के मकान बने, अब लकड़ी का तो रहेगा तो वो बस डिके हो जाता है। अभी भी जैसे जो कुम्हरार पार्क है वहाँ बड़े बड़े लकड़ी के स्तंभ रखे हुए हैं, बाकी ऐसा कुछ तो पाटलिपुत्रा से मिलता है जो। और स्तंभ हैं अशोक के बहुत महत्वपूर्ण 7 स्तंभ है, उसमें लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और सासाराम में भी, सासाराम लिखता है इसको, सासाराम, ठीक है। तो इसमें भी मिला है हमारा 2 3 4 5। अच्छा एक मिनट, ये मौर्यकालीन अभिलेख पूछा है, ठीक है ना। तो देखिए वही मैं बताई, पाटलिपुत्रा तो ली चूँकि लकड़ी है तो इसे लिखा हुआ कहाँ है? तो लौरिया अरेराज में स्तंभ लेख है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा पाटलिपुत्रा से कन्फ्यूजन हुआ, सासाराम में इसका मिला है, लौरिया नंदनगढ़ में मिला है, तो ये होगा पाटलिपुत्रा में नहीं। जैसे हम बता रहे थे कि वहाँ लकड़ी के अवशेष नहीं, लेकिन इसके स्तंभ लेख में लिखा हुआ है ये लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, याद रखिएगा ये पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। और सासाराम में अशोक के लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है, ये कहाँ से? तो सासाराम से। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है? तो प्राकृत है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन याद रखना, अभिलेख पूछे मतलब भाषा पूछेगा तो प्राकृत मौर्य की, और लिपि पूछेगा तो ब्राह्मी, ठीक है ना। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि पूछेगा तो ब्राह्मी, और भाषा है तो हमारा प्राकृत। मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? तो मुल्ला बहवानी की रचना है, ठीक है। देखिए हम जो रचना है अभी तक इसमें हम देख रहे हैं ना कि देखिए स्रोत में क्या रचना है, तो पहला बताया राजनीति रत्नाकर। तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हम अनुमान लगा रहे कि ऐसा क्वेश्चन रिपीट होगा, लेकिन जैसे कि अब रचना से पूछा है तो अब अगला बार मिर्तुल अहवाल पूछ सकता है, मुल्ला बहवानी का है, ठीक है। उसके बाद अर्थशास्त्र तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे आएगा एक और क्वेश्चन हम लोग कहे थे बाहरी स्थानी 11 नंबर, तो 11 नंबर में उसकी रचना कौन था? मिर्जा नाथन। तो ये सब ठीक है। अभी देखिए मैं एक ये वीडियो बना दे रही हूँ ताकि जैसे कि उसकी प्लेलिस्ट में इसी वीडियो को, बट मैंने एक शॉर्ट समराइज भी हर वीडियो का डालूंगी अपने नोट्स से पेन पेपर पे बना के। इसमें ना एक पेज पे जैसे कि रचना से ये 4-5 क्वेश्चन इस चैप्टर से निकल गया उसको लिख देंगे। अब मौर्य काल में यदि ऐसे क्वेश्चन करें, लेकिन यदि ऐसे कर लेना कि भाषा उसका तो प्राकृत, उसकी लिपि ब्राह्मी, तो वो हमें अच्छा रहेगा, अच्छा एक नोट्स तैयार होगा।
अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत क्या हैं। तो देखिए कृतिलता, मध्यकालीन मिथिला का बात करते हैं तो कृतिलता, कृति पताका, वर्ण रत्नाकर ये सब है तो डी भी अच्छा क्वेश्चन है। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए नवपाषाण काल का जो अवशेष मिला है ना, धातु प्रस्तर युगीन बोला है, मतलब कि धातु का खोज तो नवपाषाण में हो चुका है। तो नवपाषाण के जो अभिलेख मिले हैं ये है चिरांद, ठीक है, चेचर, मनेर और सभी जगह, ठीक है ना। यानी कि ये छपरा में हमारा मिला है, चेचर वैशाली में मिला है, मनेर में मिला है और वो सभी जगह हमको इसका मिला है। बिहार के गया जिले के अपसड से प्राप्त अभिलेख किस राजवंश के हैं तो ये किस राजवंश के हैं तो परवर्ती गुप्त वंश के हैं। गया में जो मिला है तो वो परवर्ती गुप्त वंश का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 क्या कहता है, बिहार प्रांत के आरा के प्राप्त, देखो अब जैसे मैप का है ना, अब अगला मैंने मैप करा दिया है तो अब प्रैक्टिस करो ना कि जैसे कि नवपाषाण काल में कौन कौन से जगह पे है, ठीक है, गया में कौन कौन से जगह में मिला है। अब देखिए गया जिला का जो अपसट से प्राप्त अभिलेख है तो वहाँ पे क्या कब मिला है, परवर्ती गुप्त यानी गुप्त काल के बाद का। तो ये सब एक मैप बना लेंगे, उस मैप को ही लास्ट टाइम में रिवीजन करेंगे तो हमारा ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। 22 में है क्या क्वेश्चन, अगला करते हैं। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवनार्क का लेख तथा शाहपुर, देखिए देवनार्क मंदिर है, यहाँ पे लोग छठ पूजा मंदिर भी करते हैं, छठ पूजा का एक मंदिर है, ठीक है, देवनार्क की आरा में। शाहपुर, पटना और मंदार हिल्स अभी देखिए न्यूज में रहा है ना, जैसे कि कैसे जो राजगीर पहाड़ी पे गृद्धकूट पहाड़ी पे आप देखे हैं ना कि जो ग्लास ब्रिज बना है, अभी न्यूज में वो सब करेंट अफेयर्स में का टॉपिक है। तो वैसे ही मंदार हिल्स बांका, ठीक है, ये जो है ना ये धारवाड़ श्रेणी की चट्टान है। तो वहाँ पे क्या है ना वैसा ही ग्लास ब्रिज बनाए जाने का प्रोजेक्ट है, मतलब पैसे भी उसके लिए फंडिंग हो चुके हैं, बनना ये तैयार भी हो रहा है, ठीक है। तो ये मंदार हिल इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन था कि बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बर्नाक का लेख तथा शाहपुर पटना है और एवं मंदार बांका से प्राप्त लेख की जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से, तो ये परवर्ती गुप्त, यानी देखिए परवर्ती गुप्त से हमें क्या मिला है, एक तो गया का अपसाड से प्राप्त अभिलेख है, दूसरा आपको देव बर्नाक का अभिलेख और शाहपुर पटना और मंदार। अगला क्वेश्चन है 23 है कि पाल शासक के बारे में जानकारी मिलती है। तो पाल शासक देखिए कौन कौन से रहते हैं, पाल शासक हैं जो वो हैं देवपाल, जिसे गोपाल इसका संस्थापक है, उसके बाद धर्मपाल है, फिर देवपाल है, ठीक है, उसके बाद मिहिपाल भी बनता है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट राजा हैं, धर्मपाल, देवपाल और फिर मिहिपाल बनता है। तो वही बोलता है कि पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है तो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, तो सही है, मुंगेर में कौन लिखवाया था, देवपाल। ये तो यानी याद रखिएगा देवपाल के समय कौन सा है, मुंगेर अभिलेख। नारायण पाल का भागल, नारायण पाल एक मतलब उतना प्रतापी राजा, देखिए पाल वंश जो है ना, जैसे देवपाली सब के बाद है जो पाल वंश की सीरीज आती है, तो पाल वंश बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहता है, जो छोटे छोटे राजा हैं ये अपनी अस्तित्व खोने लगती है, फिर मिहिपाल आता है तो पुनः पाल वंश को जीवित करता है, इसीलिए इसको द्वितीय संस्थापक, मिहिपाल को द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। तो नारायण पाल का जो भागलपुर अभिलेख है तो उससे है, ठीक है, और मिहिपाल का नालंदा और मुजफ्फर। मैं देखिए ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैं अभी जैसे कि अभी तो इसका सोची कि ये कराऊंगी 40-41 क्वेश्चन है, फिर उसका विधि एक्सप्लेनेशन, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं देखिए अगला एक ब्लैंक्स मैप लेंगे या जो मैप है उसमें फिर ड्रॉ कर देंगे किस किस है। तो लास्ट टाइम में हम मैप का एक जगह कलेक्शन कर लेंगे और उस मैप को ही पढ़ेंगे। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन है, तो अथर्ववेद। देखिए हम यहाँ कुछ जानकारी देना चाहते हैं कि जैसे कि सबसे पहले
पहले तो देखिए बिहार शब्द जो बहुत बाद में आएगा, पहले जैसे हड़प्पा काल में, तो हड़प्पा काल में बिहार का साक्ष्य नहीं मिलता है। ऋग वैदिक काल में, मतलब वो भी उत्तर वैदिक काल में जो है ना, बिहार का नाम किकट प्रदेश से मिलता है। ठीक है, बिहार जो वर्ड है, बिहार नहीं, उस समय इसको बिहार जानते ही नहीं। अभी ऋग्वेद काल में जो अपना आज का बिहार है, तो उसको ऋग्वैदिक काल में हम किकट प्रदेश के नाम से जान रहे हैं। फिर उसके बाद पहला बार जो इसका जोग्राफिकल लोकेशन है ना, कि हाँ भाई बिहार है यूपी के बगल में, इधर ऐसे लोकेशन जो मिलता है, तो इसका यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। ठीक है, और सबसे पहले तो उस समय मगध मिलता है यजुर्वेद में जो है ना, वो ये जोग्राफिकल लोकेशन में इसका मगध मिलता है। और अथर्ववेद में सबसे पहले मगध प्रदेश की, मगध वर्ड का चर्चा किया गया है। ठीक है ना, जोग्राफिकल लोकेशन तो यजुर्वेद में मिलता है, लेकिन मगध वर्ड जो है ना, ये मगध वर्ड का यजुर्वेद में मिलता है। और बिहार वर्ड का तो तब काते नासरी में मिलेगा, जो बहुत बाद में आएगा। तो मगध का ये है अथर्ववेद में। तो देखिए वही बोलते हैं ना, बिहार के लिए सबसे प्राचीन साहित्य कौन है, तो देखिए ऑप्शन है अथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद, सामवेद। तो इसमें क्या हो जाएगा, अथर्ववेद। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार में स्थित महाजनपदों की, देखिए अंगुत्तर निकाय में ही ना, अंगुत्तर निकाय में बौद्ध का भी मिलता है। और इसमें है जो बिहार में स्थित महाजनपद, बिहार में स्थित महाजनपद कितने हैं, 3 है। वज्जी है, पहला जो है वो वज्जी है, दूसरा है आपका अंग है, ठीक है, और तीसरा है मगध। देखो अब थोड़ा वज्जी के बारे में बताते हैं। वज्जी है जो क्या है ना, कि पहला आपका वज्जी संघ इसको बोलते थे। ठीक है ना, मतलब जो तिरहुत प्रमंडल प्लस तिरहुत प्रमंडल में जो वैशाली भी जब ऐड हो गया था, तो उसको बोलते थे वज्जी संघ। ठीक है, इसकी लिच्छवी थी, और लिच्छवी में पहला, वैशाली में पहला दुनिया का सबसे पहले गणतंत्र का साक्ष्य मिलता है। हमारा बिहार कितना गौरवपूर्ण इसका इतिहास रहा है, कि सबसे पहले गणतंत्र, क्योंकि ये संघ है ना, वज्जी संघ है, तो सब राजा उसमें से चुनना होता था, तो इसलिए लोग गणतंत्र बना करके करते थे। अंग भागलपुर, और यहीं से जैसे कि वज्जी वाला में ही ना, सीतामढ़ी एक जो जगह है, वहाँ से सीता जी मिलती हैं। और अंग ये कर्ण का प्रदेश रहता है। और मैं अपने नोट्स से ना करवाऊंगी तो बहुत अच्छी तरह से उसमें करवा दूंगी, उसकी भी तो सीरीज चल रही है, मैप हो चुका है, आगे चलेंगे तो उसमें करेंगे। और मगध, तो इसमें 3 हो गया। ठीक है, तो इसको हम अंगुत्तर निकाय में मिलता है। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, तो पाल, नालंदा का एक जगह है ना, तो उसके सराय टीला से जो है पाल काल का बौद्ध विहार। तीसरा है बौद्ध साहित्य विनय पिटक और दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। तो मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में, और मौर्योत्तर विहार के बारे में। देखिए बौद्ध का जन्म स्थल, और चूँकि बौद्ध को उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया इससे है, तो उसमें विनय पिटक दीर्घ निकाय सब में है। तो ऑब्वियसली राजतंत्र और वैशाली के गणतंत्र के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। मौर्योत्तर बिहार के बारे में, मौर्य के बाद का भी बिहार क्या रहेगा, जैसे जो बौद्ध संगीति प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो होती है तो वो तो इसी यहीं पे होती है। चौथा कनिष्क के टाइम में कुंडल वन में कश्मीर में होता है। तो मौर्योत्तर बिहार के मौर्य के बाद दोनों जानकारी मिलती है। ठीक है, यानी सी हो जाएगा। बिहार के बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला और कई प्राचीन स्थल की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे, तो कनिंघम। ठीक है ना, कनिंघम, यही कनिंघम है ना, जब तीसरी पीढ़ी का जो तीसरा बार जब पेड़ कट जाता है खुद से गिर के, बोधि वृक्ष 1876 में वो गिर जाता है। ठीक है, तो फिर चौथा बार ये लगवाते हैं, और ये बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता हैं, मतलब तो बिहार इंडिया लेवल पे भी है, फिर बिहार में भी ये काम करते हैं। 29 क्वेश्चन है कि नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता किसने लगाया था,
तो कनिंघम, ठीक है। नालंदा में गांव है, बड़ा गांव, नालंदा बिहार, वहाँ से 2 अभिलेख मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। नालंदा में क्या है ना, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त दोनों का, और कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार की खोज की है। तो केसरिया स्तूप चंपारण का किया है, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, और बसाड के अशोक स्तंभ पर वैशाली का प्राचीन स्थल, ये सबका खोज किया है। विदेह के राजा जनक ने निष्क्रिय स्वर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है, ठीक है ना। उपनिषद का पार्ट होता है बृहदारण्यक उपनिषद। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि क्या है? तो देखिए, मौर्य की अभिलिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। हम ये भी याद करवाए थे ना कि भाषा पूछा जाए तो मौर्य का प्राकृत है, ठीक है। भाषा पूछा जाए तो प्राकृत है और लिपि पूछी जाए तो ये है हमारा ब्राह्मी लिपि। तो इसमें से कोई नहीं होगा। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो शेरशाह से, ठीक है। द्विभाषी अभिलेख, 2 भाषा में लिखा हुआ अभिलेख, तो ये शेरशाह से संबंधित है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वह पहला शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो अकबर। देखिए, जब बाबर आता है तो बाबर के साथ तो शेरशाह सूरी साथ में लड़ रहे हैं। हुमायूं जब है तो शेरशाह सूरी है। तो पहला शासक है ना जो मेन अकबर है ना, जो बिहार पे है, तो इसी के बारे में अभिलेख मिलेगा। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ है जो बिहार के इतिहास के तो देखिए, अभी हम एक क्वेश्चन किए थे, देखिए अभी हम एक ना क्वेश्चन किए थे बिहार में स्थित महाजनपद के बारे में, तो ये अंगुत्तर निकाय से। लेकिन बिहार बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन जो प्राचीन बिहार के इतिहास थे, तो ये दीर्घ निकाय से, ठीक है ना। पूरा बिहार के इतिहास का वर्णन कर तो दीर्घ निकाय में। अंगुत्तर निकाय में तो जनपद का चर्चा मिलता है, लेकिन बिहार के इतिहास से संबंधित जानकारी मिलती है दीर्घ। सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की है? तो गुलाम हुसैन तबताई, ठीक है। एक और रचना हो गया, ठीक है, उसके रचना कौन है? गुलाम हुसैन तबतबाई। अगला क्या है ना कि 37 नंबर क्वेश्चन कहता है रियाज उस सलालितीन। तो देखिए, इसका कौन है? इसके रचनाकार गुलाम हुसैन सलीम। तारीखे शेरशाही, इसके रचना शेख कबीर। वकीयाते मुस्ताकी, इसके रचनाकार है रजी रिजकुल्ला। अफसानाए साहा, इसके रचनाकार कौन है? अब्बास सरवानी। और बसातीन नुल उन्स, इसके रचना है इक्तसान देलवी। देखो, मैं एक छोटा सा वीडियो होगा ना, जितने रचनाकार इसमें ना क्वेश्चन आए ना, उसका मैं एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी, ठीक है ना। कि मतलब 5-6 जितना एक पेपर में लिख देंगे सारे रचनाकार और उसको कर देंगे। देखिए, मुल्ला बहवानी यात्री था, तो ये क्या इसका है? ईरान का। इसी मुल्ला बहवानी जो यात्री है तो ये ईरान का है। और इसी का मिरातुल अहवाल, जो 18 नंबर क्वेश्चन था ना, तो मिरातुल अहवाल जो था इसकी रचना थी। अगला है आधुनिक बिहार के अध्ययन के स्रोत क्या क्या हैं? तो सभी हैं इसमें। देखिए, फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट है, उसमें भी आधुनिक बिहार का डिस्ट्रिक्ट गैजेटर लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट है, तो इसमें भी है। फोर्ट विलियम इंडिया हाउस एंड कॉरस्पॉन्डेंस सीरीज, ये भी है। उपयुक्त सभी, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया। अपसट गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, किसके? अपसट गया, ठीक है ना। गया से किसका मिला है? तो इसमें रामायण के बारे में। देखिए ये फ्रेंड, अब ये 41 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप मेरा ये रहेगा ना कि जैसे इसमें रचनाकार है मौर्यकालीन, तो इनके शॉर्ट नोट्स मतलब 1 पेज का कोशिश करूँगी कि
उसको बना लूँ अच्छे से, और उसको एक, जैसे कि ये 24-25 मिनट का वीडियो हो गया, उसको 10 मिनट में समराइज करके हम डाल दें, ताकि वो रिवीजन हो जाए। वो एक रिवीजन सीरीज में चलेगा।